आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल के हम आज डिस्कस करेंगे कि किस तरह हमने रिसर्च प्रपोजल लिखना है अपने पीएचडी के लिए। उसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, जो अहम चीज़ें हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल में, वो क्या होनी चाहिए और कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। तो ये हम सब चीज़ें इस पर्टिकुलर हैंड आउट में आज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये एक कोट है, while you are still waiting to find an easy way, कि आप इंतजार कर रहे हैं कोई आसान रास्ता निकालने का, someone else is already getting results, कि कोई दूसरा जो है वो काम कर रहा है और रिजल्ट हासिल कर रहा है। बिकॉज दे डिसाइडेड दैट मेकिंग प्रोग्रेस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि कुछ ना कुछ करते रहना ज़्यादा अहम है देन मेकिंग एक्सक्यूजेस, कि आप कुछ कर भी नहीं रहे और एक्सक्यूजेस के साथ आ रहे हैं कि ये हो नहीं सकता, या डाटा अवेलेबल नहीं है, या इसका स्कोप जो है वो अप टू द मार्क नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नेक्स्ट है जी लेक्चर एजेंडा। ये है पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल, कि किस तरह हमने प्रपोजल लिखना है, उसका पर्पस क्या है। हाउ टू राइट रिसर्च प्रपोजल, और जो मिस्टेक्स यूजुअली स्टूडेंट्स जो है वो करते हैं मिस्टेक्स, उनको किस तरह अवॉइड किया जाए। तो ये एजेंडा है आज के लेक्चर का। Let us start with the purpose of proposal intended to convince others that you have a worthwhile research project, कि आपने कन्विंस करना है दूसरों को कि आपके पास जो आइडिया है वो worthwhile है for the research, that you have the competence, कि आप में काबिलियत है, अहलियत है, and the work plan to complete it। ये प्रपोजल का एक पर्पस है कि आप कन्विंस कर सके दूसरों को कि आपके पास जो रिसर्च का आइडिया है वो जेन्युइन है, और आप में अहलियत है, वर्क प्लान है टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट, टू प्रेजेंट द क्वेश्चन टू बी रिसर्च, कि आपने उसमें जो सवाल है जिसके खोज में आपने लग जाना है, रिसर्च में जिसका सवाल का जवाब तलाश करना है, वो क्या है, एंड इट्स इम्पोर्टेंट, उसकी मोटिवेशन क्या है, कि वाई यू आर finding the answer for this particular question. What makes you say so that this question is more important and valuable, and that questions can help to solve problems in society. To discuss the research efforts of others, आपने लिटरेचर रिव्यू करके बताना है उसमें कि कौन कौन से लोगों ने ये काम इसमें किया है और उन्होंने क्या उसके नताइज क्या निकले हैं। टू सजेस्ट द डाटा नेसेसरी, कि आपको क्या डाटा जो ज़रूरत है, ज़रूरी डाटा चाहिए टू सॉल्व द क्वेश्चन, के वो जो सवाल है उसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या डाटा जो है, नेसेसरी डाटा आपको दरकार है। ठीक है जी। तो ये तीन पॉइंट्स हैं जो पर्पस ऑफ द प्रपोजल, रिसर्च प्रपोजल को फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट है जी स्पॉन्सर। जब आपके पास प्रोजेक्ट है, एक आइडिया है आपके पास जो कि जेन्युइन है और आप में अहलियत है, तो उसके बाद आपने उसका स्पॉन्सर ढूंढना है, कोई स्पॉन्सर मिल जाए जो कि फंड कर सके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने तक। इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग मैनेजमेंट स्पॉन्सर रिसर्च, कि अगर जो कॉर्पोरेट ऑफिस है, R&D का कल्चर है, तो देन मैनेजमेंट जो है वो स्पॉन्सर करती है रिसर्च। इन एकेडमिक एनवायरनमेंट द स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, एकेडमिया में स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है टू फाइंड आउट द स्पॉन्सर। या तो आपका प्रोजेक्ट हो सुपरवाइजर के पास, आप उससे प्रोजेक्ट ले लेते हैं वो अपनी एरिया शो करके, या आपने अपना आइडिया खुद ही एक आइडिया प्रेजेंट करना है, उसके लिए आपने स्पॉन्सर ढूंढना है। बेनिफिट क्या है कि रिसर्च प्रपोजल का फायदा क्या होता है, क्यों हम कहते हैं कि रिसर्च प्रपोजल लिखें आप बिफोर यू स्टार्ट रिसर्च। अलाउज द रिसर्चर टू प्लान, क्या आप प्लान कर सकते हैं रिसर्च को, कि आपने कितने अरसे में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, और आप अपने स्टेप्स जो है रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस लिखे होते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, तो वो अलाइन होते हैं जब आफ्टर 2-3 ईयर्स आप प्रेजेंट करने जा रहे होते हैं, या लेट्स पुट इट ऑन दिस वे कि आप आफ्टर कंप्लीशन द प्रोजेक्ट आप प्रेजेंट करते हैं प्रोजेक्ट को, तो उसमें वो देखा जाता है कि आपने जो प्रपोजल में लिखे थे क्वेश्चंस, क्या ये उसी सवालों के जवाब मिल गए हैं, या क्या ये ऑब्जेक्टिव जो आपने लिखा था प्रपोजल में वो अचीव हो गया है। सर्व एज अ गाइड थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन, के वो जो प्रपोजल है वो एक गाइडलाइन है जिनको आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी रिसर्च को जो है वो कैरी करना है। फोर्सेस टाइम एंड बजट एस्टिमेट्स,
جب آپ پلان کرتے ہو تو پلاننگ میں ٹائم اور بجٹ دو چیزیں درکار ہوتی ہیں کہ آپ نے سم اور the other you need to give a rough plan of the proposal کہ کب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا، رف پلان آف دا پروجیکٹ کہ کب یہ پروجیکٹ شروع ہوگا کب ختم ہوگا، اور اس کے لیے جو پیسے درکار ہے اکوپمنٹ خریدنے کے لیے ان کا بھی آپ نے رفلی ایسٹیمیٹ لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پرپوزل کا حصہ ہے، ان کے بغیر پرپوزل نہیں بن سکتا. اب پرپوزل کی جو ٹائپس ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک انٹرنل پرپوزلس ہے جو کہ ہم ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں فیکلٹی ممبرس مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، دیٹس وائی اٹس کال انٹرنل پرپوزل. ٹھیک ہے جی، اور یہ اسمال اسکیل کے ہوتے ہیں، ود ان 6 منتھ 2 منتھ 3 منتھ آپ جو ہے کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور اس پہ ایک پیپر لکھ لیتے ہیں لوگ. دوسرا ہے ایکسٹرنل، جس کے لیے آپ کو ریکویسٹ فار پرپوزل لائک ایچ ای سی ایوری ایئر دے ہیو جس کو ریکویسٹ فار پرپوزل کے فیکلٹی ممبر جو ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے دے سینڈ پرپوزل اور اس پہ کمپٹیشن ہوتا ہے اور پرپوزل کی ورک کے حساب سے وہ رینک کرتے ہیں، اس کے پیرامیٹرز ہیں سرٹن ٹو اسیس دا پرپوزل، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو اپروو کر کے بجٹ جو ہے وہ ریلیز کر دیتے ہیں. از لائکلی ٹو کمپیٹ اگینسٹ سیورل ادر فار دا کانٹریکٹ اور گرانٹ کہ بہت سارے فیکلٹی ممبرس فرام ڈفرنٹ یونیورسٹیز اس کے لیے بٹ کرتے ہیں، اپنے پرپوزل لکھ کر بھیجتے ہیں اور ایچ ای سی جو ہے وہ اسیس کر کے ان پرپوزل کو ریجیکٹ کرتی ہے اور ایکسیپٹ کرتی ہے. جو پرپوزل ایکسیپٹ ہو جاتے ہیں ان کو جو ہے فنڈنگ مل جاتی ہے، وہ جو ایکسیپٹ نہیں ہوتے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ خود کام کیجیے اس پہ. انسولیسائٹڈ، سولیسائٹڈ وہ ہے جو مطلوب ہے یا ضروری ہے. انسولیسائٹڈ وہ ہے جو آپ کے نظر میں تو ضروری ہے، ہو سکتے ہیں، لیکن یونیورسٹی یا فنڈنگ جو ادارے ہیں ان کی نظر میں وہ سولیسائٹڈ نہیں ہے، انسولیسائٹڈ ہے، یعنی غیر مطلوب ہے. یہ پروجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ریسرچ ریکویسٹ فار پرپوزل مانگا جاتا ہے دیٹ مینس جو پرپوزل مانگے جاتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں مسائل کو حل کرنے جا رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیسے اسی وجہ سے پرپوزل میں پرپوزل از واٹ از آئیڈیا کہ آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے جس پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو لے آئیے لکھ کے پرپوزل. ٹھیک ہے نا جی، یہ ہے پرپوزل کہ بھائی آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، اس آئیڈیا ایک تو آپ بات کر رہے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ریٹن فارم میں آپ ایک آئیڈیا لے آئیے تو اس آئیڈیا کو کس طرح آپ نے جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کچھ پرپوزل ایسے ہیں کہ آپ کے آئیڈیا ہے کہ یہ ضروری ہے سوسائٹی کے لیے، لیکن جب وہ اسیس کرنے والی جو باڈیز ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ ضروری نہ ہو، تو اس کو وہ انسولیسائٹڈ کہتے ہیں. سولیسائٹڈ وہ ہے جو مطلوب ہے، جو ضرورت ہے. جیسے آج کل کووڈ کا سیزن ہے یا وبا پھیلی ہوئی ہے کووڈ کی، تو اس کے لیے جو پیپر لکھ رہے ہیں وہ ایکسیپٹ ہو رہے ہیں، پبلش ہو رہے ہیں وہ پیپر کہ ڈفرینٹ لوگ اس پہ ڈیٹا لے کے انالیسس کر کے اپنے اپنے جو ہے تھیوری سر پہ پیش کر رہا ہے. تو پیپر جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو رہا ہے، ایکسیپٹنس ریٹ بڑھا ہوا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹاپک اف یو رائٹ آن کووڈ. 3 levels of complexity. ایکسپلوریٹری اسٹڈی ہے از یوز فار دا موسٹ سمپل پرپوزل کہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں ود ہیلپ آف سیمولیٹر یا کوئی اس طرح کا ٹیسٹ بیڈ بنایا ہوا انوائرمنٹ ہے جہاں آپ ڈیٹا رن کر کے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو. اسمال اسکیل اسٹڈی از مور کمپلیکس اینڈ کامن ان بزنسز کہ آپ بزنسز میں ڈفرینٹ انٹرپرائزز کے لیے آپ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لارج اسکیل پروفیشنل اسٹڈی از دا موسٹ کمپلیکس کاسٹنگ بلینز آف ڈالر کی کوئی نئی چیز آپ مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروانی ہے جس کے لیے آپ ایک اسٹڈی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کے لیے بلینز آف ڈالر درکار ہے. وہ ایسی چیز ہے جو ابھی تک نہیں آئی، اس پہ ابھی اسٹڈی چل رہی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی اور ڈیزیز ہے جن کی میڈیسن تو ہے لیکن وہ کیوریبل نہیں ہے ابھی تک مارکیٹ میں کہ آپ کیور نہیں کر سکتے، آپ مینٹین کر سکتے ہیں. تو ان پہ اسٹڈیز جاری ہے کہ ان کی کوئی ویکسینیشن آ جائے ڈائبٹیز کی یا کوئی انجیکشن آ جائے اس طرح کا جس سے آپ اس کو فلی جو ہے پیشنٹ جو ہے وہ ریکورڈ ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ میڈیسن لیتا رہے جب تک وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کو ہم کہتے ہیں لارج اسکیل پروفیشنل اسٹڈی کہ ایسے کام جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، جن کا ابھی تک سولوشن نہیں ملا ہے سوسائٹی کو، آپ ان پہ کام کرتے ہو. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی فنڈنگ درکار ہے اور آپ اپنا آئیڈیا پریزنٹ کرتے ہیں اور اس بیس پہ جو باڈیز ہیں، جو فنڈ پرووائڈ کرنے والی باڈیز ہیں، وہ آپ کو فنڈ ایشو کر دیتی ہے آفٹر ایکسیپٹنگ یور آئیڈیا یا پرپوزل. نیکسٹ ہے جی اسٹرکچر. اب جو پرپوزل ہے اس کا اسٹرکچر کس طرح ہونا چاہیے، ہاؤ شوڈ دا پرپوزل لک لائک، اس کے کتنے حصے ہونے چاہیے، پارٹس کہہ لیں، ماڈیولس کہہ لیجیے.
ठीक है ना जी, पुट टुगेदर वेरियस मॉड्यूल्स टू टेलर योर प्रपोजल टू द इंटेंडेड ऑडियंस। एक प्रपोजल आपने इस तरह लिखना है, एक तो बॉडी का, उसमें टू द पॉइंट और प्रिसाइज अंदाज में आपने लिखना है, ताकि पढ़ने वाला जो है वो समझ सके कि आप कितने क्लियर हैं अपने आइडिया को लेके। ये जो उसके हिस्से हैं प्रपोजल के, व्हाट शुड बी द रिसर्च प्रपोजल, एब्स्ट्रैक्ट कह लीजिए, एग्जीक्यूटिव समरी कह लीजिए। यूजुअली प्रपोजल में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, कुछ यूनिवर्सिटीज है वहाँ एब्स्ट्रैक्ट दरकार है, कुछ यूनिवर्सिटीज है दे डोंट रिक्वायर्ड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो ये वेरी करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज फॉर्मेट के। ये क्योंकि जनरल एक गाइडलाइंस है, तो आप इसको एज अ गाइडलाइंस लीजिए, इसको आप के एफ यूट की गाइडलाइंस मत लीजिए, जो हमारी यूनिवर्सिटी में हो सकता है डिफरेंट हो, प्रपोजल का हो सकता है इंट्रोडक्शन हो या एग्जीक्यूटिव समरी हो। ठीक है जी, उसके एब्स्ट्रैक्ट में क्या आता है कि ये कंटेंट्स फॉर्म होती है वन पैराग्राफ, जिसमें आप शुरू में आप प्रॉब्लम बताते हैं, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है और उनको हल आप कैसे करेंगे, अपना क्या आपने प्रेजेंट करना है। ठीक है ना जी, तो ये एक एग्जीक्यूटिव समरी या एब्स्ट्रैक्ट इसी तरह लिखा जाता है, ए टू जी की पूरी एक स्टोरी आप बयान कर देते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट जो पढ़ लेते हैं उनको समझ आ जाती है कि आगे क्या है आपके आर्टिकल में। इंट्रोडक्शन में आपने बैकग्राउंड देना है उसका, बैकग्राउंड के बाद उसकी बेसिक चीज़ें बतानी है, आपके जो प्रॉब्लम जिस मसले को हल करने जा रहे हैं। ठीक है ना जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने क्वेश्चंस बताने हैं कि किन सवालों को लेके आप जो है उसके जवाब तलाश करने जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट दो से तीन हो सकती है। ठीक है, यूजुअली स्टूडेंट राइट 5-6 प्रॉब्लम स्टेटमेंट विच दे कैन नॉट कंप्लीट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तीन हो सकती है, चार हो सकती है। देन उसके बाद होते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स जो है ये अलाइन होने चाहिए। लेट से आपके तीन या चार प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्हीं को ऑब्जेक्टिव्स में आप अचीव कर रहे हो, वही ऑब्जेक्टिव हो आपका। यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक्स क्या करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वो शुमाल की तरफ जा रहे हैं, जब नेक्स्ट स्लाइड पे वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट करते हैं तो वो अलाइन या सिंक्रोनाइज नहीं होते, उससे लिंक्ड नहीं होते। अगर आपके चार, लेट्स मेक इट वेरी सिंपल, कि आपके चार प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो आपके चार ही ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ताकि आप उनको मैप कर सकें। तो आप बता सकें कि पहले प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव से पहला पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरे प्रॉब्लम का हल मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, तीसरे प्रॉब्लम का हल मेरा तीसरा ऑब्जेक्टिव है, और इसी तरह जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव्स रख लीजिए। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपने पढ़ना है, इसके जिसे हम लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, आपने ब्लॉग्स पढ़ने हैं, लोगों की स्टोरीज पढ़नी है, लोगों के रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने हैं, जर्नल्स में, वेबसाइट पे, मैगजीन, ये सब आपने पढ़ना है रिलेवेंट टू आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है जी मेथोडोलॉजी। जब आप रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू कर लेते हैं, उनमें आप लोगों का काम पढ़ लेते हैं, जिसमें वो ये भी बताते हैं कि उन्होंने किस तरह इस चीज़ को अचीव किया है, तो आप उनकी मेथोडोलॉजी आप देख लेते हैं कि क्या मेथड उन्होंने अपनाया है। तो उनको उनकी मेथोडोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए, उसके प्रोज एंड कॉन्स, डूज एंड डोंट को मद्देनजर रखते हुए, आप अपनी मेथोडोलॉजी जो है उसको आप प्रपोज लिखते हैं कि ये मेरा मेथड होगा, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप प्रेजेंट करते हैं अपनी मेथोडोलॉजी को, कि किस तरह आप डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह आप उसको प्री प्रोसेस या एनालाइज करेंगे, और किस तरह उस डाटा को आप आगे लेकर चलेंगे टिल द कंक्लूजन। ठीक है जी, ये इसे हम मेथोडोलॉजी या रिसर्च डिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट है जी, आफ्टर द मेथोडोलॉजी यू नीड टू टेल अस दैट व्हेन योर प्रोजेक्ट विल स्टार्ट एंड व्हेन योर प्रोजेक्ट विल एंड। ठीक है ना जी, इसे हम स्केड्यूल कहते हैं। आफ्टर द स्केड्यूल, बजट, कि बजट आपको कितना दरकार है, क्या इक्विपमेंट्स आपने खरीदने हैं, कहाँ कहाँ आपने विजिट करना है टू कलेक्ट द डाटा एंड सो ऑन। फैसिलिटीज, स्पेशल रिसोर्सेज उसके लिए क्या होने चाहिए, लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको लाइब्रेरी एक्सेस होनी चाहिए 24/7, आर्टिकल्स और जर्नल्स तक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बिब्लियोग्राफी आपने किस तरह लिखनी है, इसमें डिफरेंट स्टाइल्स हैं, हमारे यहाँ जो है एपीए फॉलो होता है, इसके अलावा हार्वर्ड की भी है। ठीक है ना जी, तो हमारे यहाँ जो है एपीए स्टाइल जो है बिब्लियोग्राफी पे फॉलो होता है, कि जो जो रेफरेंस आप लोगों का काम पढ़ेंगे उनको किस स्टाइल में आपने लिखना है। अप्रेंटिसेस में ग्लोसरीज आ जाती है, टर्मिनोलॉजीज जो आप अपने रिसर्च प्रपोजल पे यूज करते हैं उनको आप एलोबरेट कर देते हैं, कि एनीबॉडी हु रीड योर प्रपोजल और वो उस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज का उसको समझ ना आए, तो आप वो जाके अपने टर्मिनोलॉजीज में जाके वो पढ़ सकता है कि अप्रेंटिसेस में कि ये क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और
کیوں یہ یہاں لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ اس کا ماڈیول ہے. یہ میرے خیال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہونا چاہیے, آپ پڑھ لیجئے گا. آ، یہ اس کے حصے ہیں, یہ میں سب ایکسپلین کر چکا ہوں, اور یہ آگے سلائڈز میں آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس کے ساتھ ایک اسائنمنٹ ہوگی جو میں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا. ٹھیک ہے نا جی. وہ اسائنمنٹ آپ نے کمپلیٹ کر کے مجھے ایگزام سے پہلے ای میل کر دیں. شکریہ. السلام علیکم.